गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बायोमॉलिक्यूल चैप्टर था, आपको हम पढ़ा रहे थे बेटा। उसमें से कई टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं और उसके बाद से आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व क्या होते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बट क्या होता है, जो भोजन होता है भोजन से बहुत अधिक मात्रा में हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मीन्स कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें भोजन से प्राप्त होता है। प्लांट्स होता है, प्लांट्स हो या आपका हो एनिमल्स होते हैं। बड़ा जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मीन्स होता है उपापचयी रिएक्शन। उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। उन सब के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का होता है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे जो शारीरिक ईंधन के रूप में वर्क करता है। मीन्स शारीरिक ईंधन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी कोई भी वर्क कर रही होती है उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिए बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे बेटा हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, मीन्स श्वसन करते हैं। श्वसन में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका वो बर्न होता है। मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपका होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। बेटा ग्लूकोज आपका ये ग्लूकोज बर्न होता है। और बर्न कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, कंबशन पढ़ा होगा। बेटा कंबशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न होने के बाद में बेटा क्या होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, लाइट एंड हीट प्रोवाइड होती है। बट यहाँ बेटा क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसे अगर हम बर्न कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंस बर्न कर रहे होंगे तो यहाँ पर बेटा इसमें क्या होता है CO2 रिलीज होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड आपका H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। CO2 एंड H2O यहाँ पर इसे बैलेंस करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन है एंड 12 मॉलिक्यूल्स आपका है हाइड्रोजन है। तो बेटा क्या होगा, CO2 6 मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड 6 मॉलिक्यूल H2O और इसके साथ बेटा लॉट ऑफ हीट बेटा प्रोवाइड होती है, हीट रिमूव होती है। जो हीट रिमूव होती है, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है इन एवरी सेल्स, प्रत्येक सेल रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए कुछ एनर्जी जरूरत होती है। तो एनर्जी बेटा कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिल रही होती है बेटा हमें ग्लूकोज के कंबशन से। मीन्स जब ग्लूकोज का कंबशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंबशन होता है तो हमें वहां से एनर्जी मिल रही होती है। वो एनर्जी वर्क करती है हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं में से वर्क कर रही होती है आपकी ये हीट प्रोवाइड कहाँ से होती है बेटा, ये हीट प्रोवाइड होती है आपकी ग्लूकोज का बर्न होता है। बर्न होने के बाद में CO2 और H2O रिलीज होगा और उसके साथ में हीट रिलीज होती है। ये हीट हमें अनेक प्रकार के कार्यों में हेल्प करती है। बड़ा नेक्स्ट पॉइंट इसमें से होता है आपका पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होता है और पॉलीसेक्राइड होते क्या बेटा, ऐसा सेक्राइड्स जिसे जल अवरण करने पर, जिसका जल अवरण करने पर मोर देन 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। बेटा सबसे पहले क्या होता है, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सबसे पहले तो जल अवरण होता है और जल अवरण होने के बाद में सबसे पहले बेटा वो ग्लूकोज देते हैं। ठीक बेटा, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका जल अवरण करते हैं तो जल अवरण करने के बाद सबसे पहले ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं और ग्लूकोज में जल अवरण होने के बाद ग्लूकोज का फिर होता है कंबशन बेटा। और कंबशन के बाद में क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड होती है। जिसे मान लीजिए कोई भी आपका पॉलीसेक्राइड्स होता है, पॉलीसेक्राइड को पहले जल अवरण कराते हैं और जल अवरण करने के बाद ग्लूकोज मिलता है। उस ग्लूकोज को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स रिएक्शन ऑक्सीजन साथ करते हैं, तब वो जाकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रदान करता है। क्लियर बेटा, इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स वर्क कर रहे हैं हमें एनर्जी देने के लिए, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। बेटा इसी तरह से जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, जंतु होता है, उनमें से पाचन क्रिया में विभिन्न अंग जो होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमंस है या मान लीजिए जंतु है, मनुष्य है या जंतु, उनमें से होती है पाचन क्रिया होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो पाचन क्रिया में जो विभिन्न अंग होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो पाचन क्रिया होती है उसमें से एंजाइम करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम स्टार्च और शुगर को जल अवरुद्ध करके ग्लूकोज निकालते हैं उससे। तो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ह्यूमंस है या आपका एनिमल्स है,
उनमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया होती है, उन पाचन क्रिया में जो डिफरेंट अंग होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एंजाइम, डिफरेंट प्रकार के एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। वो एंजाइम स्टार्च और आपका जो शुगर होता है, शर्करा होती है, उसको जल अवडित करते हैं और जल अवडित करने के बाद में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बड़ा आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में से स्टार्च और शुगर, स्टार्च और शुगर का जलावतरण होता है और वहां से शुगर प्राप्त होती है, मीन्स ग्लूकोज प्राप्त होती है। देखिए बेटा, रिएक्शन थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टार्च और शुगर का जलावतरण होता है एंजाइम की प्रेजेंस में, और एंजाइम प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मीन्स रेस्पिरेशन में से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। देखिए बेटा, स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है आपका C6H10O5, C6H10 बेटा O5 होता है, ये आपका स्टार्च होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स लिए गए आपके स्टार्च के, और इसका किया गया बेटा जलावतरण करते हैं NH2 के साथ में इसका जलावतरण करेंगे, और जो आपका यहाँ पर एंजाइम होगा वो होगा आपका अल्फा एमाइलेज। बेटा अल्फा एमाइलेज होता है, जो अल्फा एमाइलेज होता है बेटा, ये क्या करता है, इसका स्टार्च का जलावतरण करके बना देता है, माल्टोज बनाता है। बेटा जो माल्टोज होता है, n नंबर ऑफ माल्टोज बनते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, ये बेटा होता है आपका माल्टोज, ये आपका हो जाएगा माल्टोज। तो n नंबर ऑफ माल्टोज हमें प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, जब स्टार्च का करते हैं जलावतरण और डी एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं जलावतरण, तो हमें मिलता है बेटा माल्टोज मिलता है। ठीक बेटा, अब हम माल्टोज का बेटा फिर से जलावतरण करा देंगे। जब माल्टोज का जलावतरण कराएंगे तो वहां पर हमको मिलता है बेटा ग्लूकोज मिलता है। ठीक है बेटा, जो माल्टोज होगा आपका फॉर्मूला होगा आपका C12H22O11, माल्टोज होता बेटा ऐसा, और इसको हम कर देते हैं जलावतरण कर देंगे। तो जलावतरण करने के बाद बेटा क्या मिलता है हमको, यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पर एंजाइम होगा यूज होगा वो माल्टेज एंजाइम होगा, माल्टेज एंजाइम यूज किया जाएगा। और बेटा यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया गया, अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है बेटा, स्टार्च का जलावतरण करके माल्टोज बनाता है, और माल्टोज का फिर से जलावतरण हो रहा होता माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस वर्क हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होंगे हमें, ये होगा आपका ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेंगे। अब बेटा देखिए, ये ग्लूकोज मिल गया, यही ग्लूकोज होता है जिसका करते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण करने के बाद में हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी वर्क करती है, हमें डिफरेंट वर्क में काम आती है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क कर रहे होते हैं, वहां पर जो हमारे सेल्स होती है वो रेस्पिरेशन कर रही होती है, उनके लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहां मिलती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में। ठीक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें से होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जीवधारियों की क्रियाओं के लिए ऊर्जा भंडारण का कार्य करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए वो ऊर्जा भंडारण मींस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी वर्क करती है कब, जब हम बीमार पड़ते हैं। बीमारी के समय हम जब भोजन नहीं कर पाते, हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाता है, तो वही जो स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में, तो वो एनर्जी वर्क करती है कब, जब हम बीमार पड़ रहे होते हैं तब। या फिर बेटा जब हम लोग फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, उस समय हम लोग खाना नहीं खाते, में से कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं मिल रहा होता, तो उस समय क्या होता है, वही जो स्टोर होती है वही पार्ट हमको मिलता है करके, वही एनर्जी हमें लिए वर्क करती है, हमें एनर्जी वही से प्रोवाइड होती है। ये था बेटा इसमें से। और बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि जितने भी बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहते हैं। मींस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में, लीवर में एकत्रित रहते, संचित रहते हैं। ठीक है बेटा, जो ग्लूकोज होता है, मींस ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, तो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में लीवर पार्ट में एकत्रित रहता है, संचित रहता है, लीवर पार्ट संचित रहता है, और जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से फिर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद उसका होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के पश्चात में एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स ये बात हुई, जो बेटा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो लीवर में एकत्रित रहता है, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है
वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में एकत्रित रहता है, और जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, तो ग्लाइकोजन होता है वो फिर से चेंज होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मींस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें वर्क करती है। बेटा इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें बॉडी के लिए अति इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। बेटा दूसरी बात क्या होती है इसमें से, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें से जो आपका होता है डी राइबोज और डीऑक्सी डी राइबोज, मींस डी राइबोज और डीऑक्सी डी राइबोज होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। जिससे न्यूक्लिक अम्ल बेटा क्या क्या होता है, बेटा डीएनए और आरएनए होता है। बेटा जो डीएनए होता है डीएनए और बेटा होता है आपका आरएनए। बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और बेटा जो आरएनए होता है आपका, इसका फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और बेटा होता है आरएनए आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सी राइबोज होता है और राइबोज होता है बेटा, ये कहां कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, वसा तथा प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। मींस फैट एंड प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में जब बन रहा होता है प्रोटीन और फैट्स, वहां पर डीएनए और आरएनए का मुख्य रोल होता है, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो मनुष्य जो ह्यूमंस होता है उसके ब्लड में कितनी मात्रा में पाया जाता है उसकी बात करें बेटा। बेटा जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो बेटा ह्यूमंस का जो होता है उसका ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज की कितनी मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए। बेटा जो ह्यूमंस होता है उसके 100 ml ब्लड, बेटा 100 ml ब्लड में से अबाउट 65 बेटा उसके ब्लड में 65 से लेकर के जो प्रोवाइड होता है 65 से लेकर के 110 mg तक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। मींस क्या होता है, अगर ह्यूमंस का ब्लड है, मनुष्य के ब्लड में 100 ml ब्लड में 100 ml रक्त में 65 से लेकर के 110 mg तक ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ह्यूमंस के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मींस ग्लाइकोजन में संचित रहता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में ज्यादा होती तो बेटा वो डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है। मींस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो ग्लूकोज बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज मींस डायबिटीज की मात्रा बढ़ जाती है, तो डायबिटीज पेशेंट हो जाता है। और इसका डायबिटीज पेशेंट का होना एक और कारण होता है, हमारी बॉडी से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सक्रिशन ना होना। अगर इंसुलिन का सक्रिशन बराबर मात्रा में नहीं हो रहा तब भी आप डायबिटीज के पेशेंट होंगे। उस तरह से बेटा कॉमनली कह दिया जाए कि ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ना, मीन्स ब्लड में जो सुक्रोज है या मीन्स कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मात्रा का बढ़ना डायबिटीज का रीजन होता है। क्लियर बेटा। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट में से होता है कि ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड्स राइबोज, राइबोज मींस क्या होता है एटीपी, राइबोज होता है जो बेटा आपका होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, राइबोज मींस होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा इसमें से एटीपी मींस क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा होता है। तो जो राइबोज मोनोसैकेराइड्स होता है, राइबोज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुख्य घटक होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुख्य घटक होता है। और जो बेटा एटीपी होती है इसे हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी की भांति कार्य करता है। एटीपी में जितने भी एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। जब वर्क होता है तो ये एटीपी हमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करती है। बेटा इस तरह से बेटा आपने पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व, क्या हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए अति इंपॉर्टेंस होता है जो हमें फूड से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जल अबंडन से ही ग्लूकोज मिलते हैं, और ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में से पार्टिसिपेट होते हैं या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। या बेटा जो ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में लीवर में एकत्रित रहते हैं, और लीवर में एकत्रित होने के साथ साथ में जब हम कोई भी वर्क करते हैं या बीमार होते हैं या हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, उस समय ये एनर्जी हमें हमारी बॉडी के डिफरेंट वर्क में से
वर्क करती है। क्लियर बेटा, ये था बेटा आपका टॉपिक आज इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक में से बेटा मिलते हैं फिर से।